काम क्या है, कंपैरेटर ऐसा डिवाइस है जो दो वोल्टेज लेवल्स का कंपैरिजन करता है। एक आपने रेफरेंस रखा हुआ है और एक वो है जो आप इनपुट कर रहे हैं। आउटपुट वोल्टेज क्या होगी वो डिपेंड कर रहा होगा कि आपके पास वी इनपुट जो है वो रेफरेंस से वो वोल्टेज ग्रेटर देन रेफरेंस है या लेस देन रेफरेंस है। अकॉर्डिंगली आपके पास आउटपुट जो है वो सैचुरेट कर देगा या पॉजिटिव वीसीसी पर या नेगेटिव वीसीसी पर। पॉजिटिव वीसीसी और नेगेटिव वीसीसी का कॉन्सेप्ट क्या है, ये लास्ट टाइम हम देख चुके हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में चूंकि बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं, उनमें से कुछ पी टाइप कुछ एन टाइप होते हैं। तो उन पी टाइप और एन टाइप ट्रांजिस्टर्स को जो पावर सप्लाई चाहिए होती है वो बेसिकली ऑपरेशनल एम्पलीफायर का पॉजिटिव वीसीसी और नेगेटिव वीसीसी है। ठीक है। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर 741 LM741 की पिन आउट डायग्राम आपके सामने नज़र आ रही है। हम लास्ट टाइम भी ये बात कर चुके थे कि हमने अगर हार्डवेयर में आईसी की पिंस को रीड करना है तो हम स्टार्ट करते हैं इस तरह से कि आपके पास आईसी की पिंस डाउनवर्ड हो और उसका फ्रंट इंटरफेस आपके सामने हो। उस इंटरफेस में आपने ये देखना है कि जहाँ पर नॉच बनी हुई होती है, इस वक्त आपके पास एक ब्लॉक डायग्राम बनी हुई है और एक उसकी फिजिकल डायग्राम है। दोनों में आप नॉच को क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है। नॉच वाली साइड से हमने स्टार्ट करना होता है नंबरिंग को। वेरी लेफ्ट टू दी नॉच आपके पास पिन नंबर 1 होगी, फिर पिन नंबर 2 3 4 एंड देन फ्रॉम बॉटम से हम बॉटम राइट से ही काउंटिंग को कंटिन्यू करेंगे। ये हमारे पास 4 के बाद 5 6 7 एंड 8। इन पिंस की पिन कन्फिग्रेशन के साथ साथ पिन असाइनमेंट भी हमने चेक की थी। पिन नंबर 1 और पिन नंबर 5 जो है ये ऑफसेट नल के लिए यूज़ होते हैं। अगर आपने ऑफसेट नल के बारे में फर्दर जानना चाहते हैं कि हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो ऑफसेट नल का मतलब ये होता है कि अगर आपने इसकी इनपुट पे कोई वोल्टेज नहीं दिया हुआ तो इसकी आउटपुट भी जीरो ही आनी चाहिए। लेकिन इन केस अगर इसकी आउटपुट जीरो नहीं आ रही तो इसका मतलब है वहाँ पे कुछ ना कुछ ऑफसेट वोल्टेजेस ऑलरेडी आ रहे हैं। और जब आप सर्किट को एक्चुअली कनेक्ट करेंगे तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पे जो भी आप इनपुट अप्लाई करेंगे वो उसके साथ ऐड होके आपको मिल रहा होगा। वो एक किस्म का नॉइज है जो आपको रिक्वायर्ड नहीं है। तो उसको नल कैसे करना है, उस ऑफसेट वोल्टेज को नल कैसे करना है, उसके लिए हम पिन नंबर 1 और 5 के साथ एक वेरिएबल रजिस्टर कनेक्ट करते हैं। किस हायरार्की में कनेक्ट करते हैं, आपने जिस भी ऑपरेशन एम्पलीफायर को यूज़ करना है उसका ऑफसेट नल चेक करना है। उसकी आप डाटा शीट देखें, उसके ऊपर आपको इसकी डायग्राम मिल जाएगी जिसमें उसने जो उसके टेस्ट कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली वेरिएबल रजिस्टर का कनेक्शन शो किए होंगे। उनको यूज़ करके आप इसकी आउटपुट वोल्टेज को ज़ीरो कर सकते हैं। तो यूजुअली जब आप हार्डवेयर सर्किट डिज़ाइन करते हैं, बहुत सेंसिटिव सर्किट जहाँ पे डिज़ाइन में इन्वॉल्व हो, तो वहाँ पे आप ऑफसेट नल चेक कर सकते हैं। और अगर आपने जो LM741 यूज़ कर रहे हैं या कोई और ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं तो उसको ऑफसेट नल करने के लिए आप उसकी डाटा शीट से हेल्प ले सकते हैं। पिन नंबर के बाद हम देखें, पिन नंबर 2 हमारे पास जो है वो इसकी नेगेटिव पिन होती है जिसको हम इन्वर्टिंग पिन कहते हैं। पिन नंबर 3 हमारे पास पॉजिटिव सिंबल पिन होती है जिसको हम नॉन इन्वर्टिंग इनपुट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहते हैं। पिन नंबर 4 पे हमारे पास नेगेटिव वीसीसी और पिन नंबर 7 पर हमारे पास पॉजिटिव वीसीसी अप्लाई होती है। पिन नंबर 6 से हम आउटपुट कलेक्ट करते हैं। पिन नंबर 8 का इंटरनली किसी भी सर्किट स्कीमेटिक में कोई कनेक्शन नहीं होता। ये सिंबल इसकी एक जो लुक है उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास 8 पिन का पैकेज हम इवेल्युएट कर लेते हैं। लेकिन पिन नंबर 8 जो है वो फिजिकली किसी सर्किट में किसी एक्टिव पॉइंट के साथ कनेक्टेड नहीं होता। तो ये तो होगी इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन। इससे पहले हम इसके इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशंस देख चुके हैं, ऑपरेशन एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग। और इस लैब में हम देखेंगे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम कंपैरेटर के तौर पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। कंपैरेटर क्या है, हमारे पास दो पिन्स हैं, इनपुट पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पिन और नेगेटिव मींस इन्वर्टिंग इनपुट पिन। कंपैरेटर का मकसद क्या है कि आपने V1 और V2 जो कि इसकी इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग पिन्स हैं, उनमें से किसी एक पिन को आप रेफरेंस वोल्टेज को रेफरेंस वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दें और दूसरी पिन पे आप उस वोल्टेज को कनेक्ट कर दें जिसको आप कंपेयर करना चाहते हैं। ये इनका नाम दे दें उसको। अगर वो इनपुट वोल्टेज जो है वो रेफरेंस वोल्टेज से कम या ज़्यादा होगी, आउटपुट उसी तरह से सैचुरेट कर देगा। अब क्योंकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आउटपुट जो सैचुरेट कर सकती है मैक्सिमम, वो इसके सप्लाई वोल्टेजेस तक हैं। ठीक है, लाइक 12 वोल्ट हैं तो ये 12 वोल्ट तक मैक्सिमम सैचुरेट कर सकता है, -12 वोल्ट तक मैक्सिमम सैचुरेट कर सकता है। अब आपके सामने कंपैरेटर की एक स्कीमेटिक डायग्राम बनी हुई है जिसमें V1 और V2 को शो किया गया है और उसी के साथ में थर्ड कॉलम में उसकी एक ब्लॉक डायग्राम है। ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंपैरेटर है। सेकंड कॉलम में अगर हम देखें
तो उसको कैसे हम कंपैरेटर के तौर पे यूज कर रहे हैं उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन गिवन है कॉलम नंबर 1 में। कॉलम नंबर 1 में वो क्या कहता है, इफ V1 इज ग्रेटर देन V2 देन V आउट इज इक्वल टू VCC पॉजिटिव। अगर नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे जो आपने इनपुट अप्लाई की हुई है पिन पे, अगर वो इन्वर्टिंग वाली पिन से ज्यादा है तो वी आउट सैचुरेट कर जाएंगे पॉजिटिव VCC पे। और इन अदर केस क्या है कि अगर V1 लेस देन V2 है तो फिर वी आउट सैचुरेट कर देंगे माइनस VCC पे। ये हमेशा से इसी तरह से होता है। अब इसमें से V1 और V2, V1 का मतलब ये है कि वो पॉजिटिव इन्वर्ट इस वक्त पॉजिटिव पिन के साथ कनेक्टेड है और V2 जो है वो नेगेटिव पिन के साथ कनेक्टेड है। ये हमेशा से इसी तरह से होता है। अब आपकी मर्जी है कि आप रेफरेंस के वोल्टेजेस जो है वो V1 पे सेट कर लें या V2 पे सेट कर लें, लेकिन आउटपुट किस वोल्टेज पे सैचुरेट होगी, V1 और V2 का क्या क्या कंपैरिजन होगा, वो आपको कॉलम नंबर 1 में नजर आ रहा है कि मेरे पास अगर इन्वर्टिंग पिन की इन पे अप्लाई होने वाले वोल्टेजेस जो हैं वो लेस देन है नॉन इन्वर्टिंग से, तो आउटपुट माइनस VCC को सैचुरेट कर जाएगा। और अगर पॉजिटिव पिन के वोल्टेजेस ज़्यादा हैं नेगेटिव पिन के वोल्टेज से, तो आउटपुट सैचुरेट कर जाएगा पॉजिटिव VCC को। आप सिंपल अगर इसको मेमोराइज करना चाहते हैं तो आप ये क्लू जहन में रख सकते हैं कि जो पिन का सिंबल है अगर उस सिंबल के वोल्टेज डोमिनेट करेंगे तो आउटपुट में VCC का वही सिंबल अपेयर होगा। लाइक अगर मेरे पास V2 ग्रेटर देन है V1 से, तो आउटपुट सैचुरेट कर रहा है माइनस VCC पे। और अगर मेरे पास V1 ग्रेटर देन है यानी डोमिनेटिंग है एज कम्पेयर टू V2, तो मेरे पास आउटपुट सैचुरेट कर रहा है पॉजिटिव VCC पे। ठीक हो गया? यस मैम। ओके, आई थिंक कि सब भी शायद सोए हुए हैं। यस मैम। ओके, तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लें, फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करें। ये आपके पास आप कह लें कि एक किस्म का वी आउट को हमने स्वीप करके देखा हुआ है ओवर वी इनपुट। अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें तो मेरे पास वी इन वेरी कर रही है और वी आउट जो है वो सैचुरेट कर रही है VCC पर। वी आउट कब जाके सैचुरेट कर रहा है VCC पर, जब मेरे पास V1 जो कि इस वक्त लेट्स सपोज अगर आपके पास वी इन है इज ग्रेटर देन V2। ठीक हो गया? अगर ये उस सूरत में है, अगर मैं VN जो है वो अप्लाई कर रही हूँ किस पे, V1 पे। ठीक है, ये मेरे पास लेट्स सपोज अगर ये VN है, ठीक है, V1 इज इक्वल टू VN, तो जैसे ही VN ग्रेटर देन V2 होगी तो मेरे पास आउटपुट सैचुरेट कर जाएगा पॉजिटिव VCC पे। सिमिलर इज द केस थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर आप चेक करें मेरे पास अगर VN लेस देन V2 है तो हमने क्या कहा था, अगर VN यानी V1 लेस देन V2 होगा तो V आउट सैचुरेट कर जाएगा माइनस VCC पर। तो उस कंडीशन में हमारे पास जो ग्राफ बन रहा है वो रेड लाइन मैम जो आपकी है, आवाज़ बहुत कम आ रही है। इस कंडीशन में हमारे पास ये माइनस VCC के ऊपर सैचुरेट कर जाएगा जब V1 इज लेस देन V2। तो ये आउटपुट की स्वीप है जो कि हमने V इनपुट के रेफरेंस से ड्रॉ की हुई है। जहाँ पर ये नॉर्मल लीनियर रीजन है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर आपके पास V1 या VN लेस देन था V2 और वो लीनियरली राइज कर रहा था। लेकिन जैसे ही आपके पास VN जो है वो रेफरेंस वोल्टेज से ज़्यादा हुए तो उसकी आउटपुट वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम पे चले जाएगी। मैक्सिमम ऑफ व्हाट? मैक्सिमम ऑफ सप्लाई वोल्टेज। इधर इट इज़ पॉजिटिव VCC और इधर इट इज नेगेटिव VCC। ठीक है, उसको आसान तरीके से मेमोराइज करने का सोल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया है कि आप ये देख लें कि जब आपके पास पॉजिटिव पिन के वोल्टेजेस डोमिनेट कर रहे होंगे नेगेटिव पिन के वोल्टेज पे, तो आउटपुट आपके पास सैचुरेट होगी पॉजिटिव वाली साइड पे। ठीक है, और जब आपके पास नेगेटिव पिन के वोल्टेजेस जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं तो आउटपुट आपके पास नेगेटिव VCC पे सैचुरेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हम चलते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज कंपैरेटर मल्टी सिस्टम में। न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं आप लोगों के लिए एक।
ठीक हो गया। अच्छा जी, ऑपरेशनल एम्पलीफायर से पहले हमने वर्चुअल कंपोनेंट्स के साथ काम किया था। अभी आपको इसके डुअल पावर सप्लाई का भी थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। डुअल पावर सप्लाई के बारे में लास्ट टाइम मैंने जिक्र किया था, आप में से शायद किसी ने उस पर कान धरे या नहीं धरे। अच्छा, ये सिंबल है LM741 का, जो कि मल्टी सिम में आपके पास अपेयर होगा। ठीक है, इस पे ऑलमोस्ट सब पिन हैं सिवाय पिन नंबर 8 के, क्योंकि हमने ये जिक्र किया हुआ है कि पिन नंबर 8 इंटरनली किसी एक्टिव पॉइंट के साथ कनेक्टेड नहीं है, इसलिए उसका कोई कनेक्शन यहाँ पे हम शो नहीं कर रहे। पिन नंबर 3 तो हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग है, 2 इन्वर्टिंग है। पिन नंबर 4 और 7 दोनों सप्लाई वोल्टेजेस के हैं। पिन 1 और 5 ऑफसेट के लिए हैं। यूजुअली हमने अगर ऑफसेट चेक करना है तो हम स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिलहाल हम इसको निगलेक्ट करें, अभी इसकी जरूरत नहीं है। कभी हार्डवेयर में लैब्स करेंगे तो वहाँ पे इसको देखेंगे। 4 और 7 पे हमने पॉजिटिव VCC और नेगेटिव VCC को कनेक्ट करना है, और 6 से हमने आउटपुट को कलेक्ट करना है। अब हमारे पास डुअल पावर सप्लाई क्या होती है? डुअल पावर सप्लाई क्या होता है? लेट्स सपोज मेरे पास ये 2 पावर सप्लाईज हैं, ठीक है। मैंने क्या किया है, इनको सीरीज में कनेक्ट कर लिया, ठीक हो गया। और जहाँ पे इन दोनों का कॉमन था उसको मैंने ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर मैम दिया। आपने मल्टी सिम वाली शो की भी है? जी जी, मल्टी सिम पे आपके पास नहीं आ रही? मैम मुझे तो PDF शो हो रहा है। ओके तो मैं ओके, चलो मैं दोबारा शेयर करती हूँ। I think now it should be visible to all of you. Is it visible? नो। Multi sim. मैम PDF शो हो रहा है। Still PDF शो हो रहा है? यस मैम, PDF शो हो रहा है। मैम मल्टी सिम शो हो गया। ओके, दोबारा से चेक करते हैं। आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने अस यस मैम, अभी स्टार्ट हो रहा है स्क्रीन आपके। अब विजिबल है बच्चों? हेलो, मैम अभी तो कुछ शो नहीं हो रहा। मल्टी अभी सिम हो नहीं आ रहा आपके पास? मैम अभी स्क्रीन नहीं आ रही बिल्कुल भी, मतलब PDF भी नहीं आ रहा। मेरी तरफ से तो मल्टी सिम शेयर हो गया है। मैम, लेकिन अभी स्क्रीन में कुछ भी नहीं आ रहा है, सिर्फ आपका नेम आ रहा है। मैं दोबारा से शेयर करती हूँ। अब चेक करें। नो मैम। मैम नहीं हुआ शो। मैम हो गया शो। जी, हम डुअल पावर सप्लाई की बात कर रहे थे। डुअल पावर सप्लाई में मैंने आपसे जैसे जिक्र किया कि मेरे पास दो पावर सप्लाईज हैं 12 वोल्ट्स की, ठीक है। लेट इनको मैं 18 वोल्ट्स कर देती हूँ, ठीक है।
इतना सही है मेरे पास 18 वोल्ट्स हो गए। मैम हमें तो शो नहीं हुआ, एक ही आप लोग स्टूडेंट। अपने विंडोज मैम को हमें शो नहीं रिफ्रेश कर रहा है। मैम शो हो गया है। रिफ्रेश करिए अपने अपने पेजेस को जिनके पास नहीं शो हो रहा, या अपनी स्क्रीन पे क्लिक कीजिए। मैम आप एक दफा दोबारा शेयर कर दें, नहीं हो रहा।
बच्चों अभी स्क्रीन आ रही है आपके पास मल्टी सिम की या नहीं? अभी नहीं आ रही मैम। ब्लैक ब्लैक शो हो रहा है मैम। मैम सिर्फ आपकी आईडी शो हो रही है। अब वो भी नहीं हो रही। मेरे पास तो शेयरिंग में आ रही है आप लोगों की के लिए स्क्रीन, आपके पास क्यों नहीं आ रही? मैम आप स्क्रीन शेयरिंग में ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करती हैं? मैं सिर्फ मल्टी सिम वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं एंटायर डेस्कटॉप शेयर कर लूँ तो वो बिल्कुल ही स्टक हो जाता है, सिस्टम स्लो हो जाता है। तो मैंने सिर्फ स्क्रीन में डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में जाके सिर्फ आपके लिए मल्टी सिम को शेयर किया है। आपके पास मल्टी सिम इस वक्त शेयर होनी चाहिए क्योंकि मेरे पास वो शेयर्ड में आ रहा है। तो मैम अगर आप बैकग्राउंड में सिर्फ MS टीम्स और ये मल्टी सिम खुला हो तब भी स्टक करता है? बैकग्राउंड में है तो वैसे सिर्फ यही है, करना तो नहीं चाहिए। मैम एक दफा ट्राई कर लें उस तरह से, क्या पता ना स्टक करे। अब चेक करें आप लोग। नो मैम। ब्लैक ब्लैक है जैसे काली काली हो। मैम ये शो होता है कि आप कुछ शो करवा रही हैं लेकिन वो स्क्रीन शेयर हो नहीं रही। अच्छा मैं फिर मल्टी सिम को रीस्टार्ट करती हूँ, माइट भी इसमें मसला हो। आ रहा है आपके पास अभी? यस मैम अब हो गया शो। यस मैम अब शो हो रही है स्क्रीन। ओके डुअल पावर सप्लाई से ही शुरू करते हैं। डुअल पावर सप्लाई, लेट्स सपोज मेरे पास ये दो पावर सप्लाईज हैं, ठीक है। इनको मैं 18 वोल्ट सेट कर लेती हूँ क्योंकि मैंने जो LM741 लिया उसकी डाटा शीट में 18 वोल्ट तक इसकी सप्लाई अवेलेबल है, ठीक है। मैंने क्या करना है, एक ग्राउंड टर्मिनल कनेक्ट करना है इन दोनों के जंक्शन पर, ठीक है। इन दोनों को मैंने सीरीज में कनेक्ट करना है और जहाँ पे इन दोनों का ये पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्ट हो रहा है इसको मैंने रेफरेंस पॉइंट बना लिया ग्राउंड, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो मेरे पास V1 आ रहा है ये हो जाएगा पॉजिटिव VCC का नाम ही हम पॉजिटिव VCC रख देते हैं लेबल में, ठीक है। और VCC शायद इस वजह से एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि वहाँ पे इंटरनल वोल्टेजेस होते हैं, लेट्स सी, ना ही वो नेगेटिव को एक्सेप्ट कर रहा है। चलें इसको VC नेगेटिव और इसको VCC पॉजिटिव कह देते हैं। अब ये आपके पास जो टर्मिनल है ऊपर वाला टर्मिनल, ये मेरे पास अगर आप
एक डीएमएम लें तो डीएमएम को वीसीसी पॉजिटिव पे रख के और ग्राउंड पे रख के चेक करें तो आपके पास पॉजिटिव 12 वोल्ट्स आएंगे। अगर आप ग्राउंड और वीसी नेगेटिव पे रख के चेक करें तो आपके पास नेगेटिव 18 वोल्ट्स आएंगे। और दोनों का सेम वोल्टेज होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसकी वैल्यू को चेक कर लेते हैं। 18 वोल्ट्स, ठीक है। तभी ये मेरे पास पॉजिटिव 18 वोल्ट्स होंगे और ये नेगेटिव 18 वोल्ट्स होंगे। इसमें टेक्स्ट ऐड करके मैम इस लैब का उसमें क्या है, इन क्या है? हम थोड़ा लेट आए थे, ज्वाइन नहीं हो रही थी। जी ये कंपैरेटर है, कंपैरेटर की सप्लाई की बात करें, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज कंपैरेटर उसकी सप्लाई की बात करें। पॉजिटिव वीसीसी हो गया आपके पास और ये हमारे पास नेगेटिव वीसीसी हो गया, ठीक है। इसके लेबल को वापस चेंज कर देते हैं। ठीक है जी, ये पॉजिटिव वीसीसी हो गया, ये नेगेटिव वीसीसी हो गया। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें पॉजिटिव वीसीसी और नेगेटिव वीसीसी रिक्वायर्ड होता है। अब हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर की तरफ जाते हैं। उसको ऐड करने के लिए दोबारा से एनालॉग लाइब्रेरीज को सेलेक्ट करेंगे। एनालॉग लाइब्रेरीज में से हमने क्या करना है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूजुअली जो हम लैब में यूज़ करते हैं दैट इज़ LM741, ठीक है। 741 CJ CH ये सारे उसी की टाइप्स हैं, ठीक है। डिफरेंट मैन्युफैक्चरर से के हिसाब से आ रहे हैं आपके पास। ये LM741 का सिंबल हमने ऐड कर लिया। अब यहाँ पर अगर थोड़ा सा इसको हम जूम करें, कंट्रोल प्लस नंबर प्लस 1, तो ये आपके पास जनाब पिन नंबर 2 3 4 7 5 1 एंड 6 आ रहे हैं, ठीक है। इसमें मेरे पास पिन नंबर 8 का कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए कि वो इंटरनली किसी एक्टिव पॉइंट के साथ कनेक्टेड ही नहीं होता। वो सिर्फ उसकी एक पैकेज हायरार्की को मेंटेन करने के लिए हमने एक कनेक्शन, एक पिन उसमें ऐड की हुई होती है, लेकिन वो इंटरनली किसी सर्किट के साथ कनेक्ट नहीं होती। पिन नंबर 3 जो है वो नॉन इन्वर्टिंग है, 2 इन्वर्टिंग है, 4 और 7 ये वो वोल्टेजेस, ये वो पिन्स हैं जिनके साथ हम पॉजिटिव वीसीसी और नेगेटिव वीसीसी को कनेक्ट करते हैं। पॉजिटिव वीसीसी और नेगेटिव वीसीसी यहाँ पर आ गया आपके पास। ये पिन नंबर 7 एंड पिन नंबर 4 ये दोनों पॉइंट्स हैं पॉजिटिव वीसीसी और नेगेटिव वीसीसी के। तो पावर सप्लाई में अब हमने यहाँ पर ये 18 वोल्ट जो पॉजिटिव वीसीसी आ गया हमारे पास, इसको हमने कनेक्ट कर देना है 7 के साथ। और जो ये हमने नेगेटिव वीसीसी क्रिएट किया हुआ था डुअल पावर सप्लाई का, ये हमने 4 के साथ कनेक्ट कर दिया। इसको हम कहते हैं डुअल पावर सप्लाई। पॉजिटिव और नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दोनों एट अ टाइम आपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर को इनपुट करने हैं, ठीक है। 1 और 5 को हम इस वक्त यूज नहीं कर रहे, 6 पे हम आउटपुट लेंगे। पिन नंबर 3 और 2 पे ये दोनों रेफरेंस वोल्टेजेस होंगी। कंपैरेटर में हमने क्या देखा था कि पिन नंबर 3 के वोल्टेजेस अगर पिन नंबर 2 के वोल्टेज से ज्यादा होंगे तो आउटपुट जो है वो सैचुरेट कर जाएगा पॉजिटिव वीसीसी पे। अगर पिन नंबर 2 के वोल्टेजेस पिन नंबर 3 से ज्यादा होंगे तो आउटपुट सैचुरेट कर जाएगा माइनस नेगेटिव वीसीसी पे। वीसीसी। जी, अब हम क्या करते हैं, हमने एक रेफरेंस वोल्टेज सेट करना है किसी भी एक पिन के लिए। वो रेफरेंस वोल्टेज जो है वो आप डिफरेंट तरीकों से सेट कर सकते हैं। कुछ तरीके के हम कुछ ऑप्शंस यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है। इन ऑप्शंस में सबसे पहले आपके पास टॉप लेफ्ट पे जो ऑप्शन आ रही है दैट इज फिक्स वोल्टेज डिवाइडर रेफरेंस सोर्स। फिक्स वोल्टेज डिवाइडर रेफरेंस सोर्स में हमने क्या किया, हमने नेगेटिव पिन जो कि इन्वर्टिंग इनपुट पिन थी ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, उसके क्रॉस हमने एक फिक्स रेफरेंस क्रिएट किया। कैसे क्रिएट किया, हमने R1 और R2 दो रेजिस्टर्स का एक वोल्टेज डिवाइडर कॉम्बिनेशन बनाया और जितने वोल्टेज R2 के क्रॉस आ रहे थे उनको हमने एज रेफरेंस पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट कर दिया जो कि उसकी इन्वर्टिंग इनपुट पिन है। अब वीसीसी का जो वोल्टेज है वो R1 और R2 में डिवाइड हो रहा होगा, डिपेंड कर रहा है कि वीसीसी की वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू क्या है और R2 की वैल्यू है। अकॉर्डिंगली उसके क्रॉस उसका रेफरेंस सेट हो जाएगा, ठीक है। यानी वी रेफरेंस की वैल्यू क्या बन जाएगी, R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू वी ऑफ सीसी, ठीक हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास आ रहा है और पॉजिटिव यानी नॉन इन्वर्टिंग पिन के ऊपर आप जो भी इनपुट देंगे वो कंपेयर होगी इसके साथ। अगर वो वी रेफरेंस से ज़्यादा होगी तो आउटपुट वीसीसी पे सैचुरेट कर जाएगा और अगर वो वी रेफरेंस से कम हुई तो आउटपुट सैचुरेट कर जाएगा माइनस वीसीसी पे।
राइट साइड पे जो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन बनी हुई है दैट इज वेरिएबल पोजीशन रेफरेंस सोर्स। वेरिएबल पोजीशन रेफरेंस सोर्स का मतलब ये है कि आपने उसके रेफरेंस वोल्टेज जो है ना वो वेरी करते रहना है। उसके लिए आपने क्या किया है, एक रियोस्टेट लगा दिया जिसकी रेजिस्टेंस वेरी कर रही है, और इनफैक्ट ये पोटेंशियोमीटर है क्योंकि हमारे पास ये वीसीसी के साथ कनेक्ट है। जैसे जैसे आप इसका वाइपर मूव करेंगे जो वोल्टेज आर ए और आर बी के क्रॉस हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, वो चेंज होते जाएंगे। और यूजुअली हम करते ये हैं कि इसके सीरीज में एक और मैम रजिस्टर मेरी लगाते हैं। मोबाइल का जी मैम मोबाइल का चार्ज खत्म हो गया है, तो क्या लीव कर सकता हूँ? क्या करेंगे भाई, कर दें लीव, अब और क्या ऑप्शन ही नहीं है आपके पास तो और क्या करेंगे। मैम चार्ज नहीं है मोबाइल को। हाँ तो बेटा मैंने तो कल का बताया हुआ है ना कि आज लैब होगी, मोबाइल का चार्ज करके रखना था ना, लैपटॉप को अपने पास रखना था ना। अब मेरी इतनी गुंजाइश नहीं है ना कि मैं सारी क्लास को एक एक मोबाइल और एक एक लैपटॉप ले दूं, वरना मैं ज़रूर ले देती। ओके मैम। कोई पहले से, इसीलिए तो मैंने आपको कल का मैसेज किया हुआ है कि कल 2 o'clock आपकी लैब होगी, ताकि आप में से अगर किसी का जो है ना वो शट डाउन भी है लाइट का, तो आप उस हिसाब से अपने लैपटॉप और मोबाइल को चार्ज कर लें। बहरहाल अच्छा, अब हम बात कर रहे थे वेरिएबल पोजीशन रेफरेंस सोर्स की, कि जैसे जैसे आर ए और आर बी के दरमियान वोल्टेज डिवाइड होते जाएंगे वैसे वैसे ही वो रेफरेंस के क्रॉस चेंज होंगे, यानी यहाँ पर रेफरेंस वोल्टेज वेरिएबल है। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि यूजुअली हम क्या करते हैं कि हम ये जो वी आर और वी आर बी है ना, इसके साथ एक यहाँ पे रजिस्टर कनेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये रजिस्टर हम किस लिए कनेक्ट कर सकते हैं, कोई बता सकता है? अब देखिए, अगर ये वाला वाइपर जो है वो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आके कनेक्ट हो जाए और ये वाला पॉइंट जो है वो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड हो, तो क्या होगा, उसके वोल्टेज तो जीरो हो गए। इसका मतलब ये है कि वी रेफरेंस जो है वो मेरे पास जीरो वोल्टेज के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो उस सूरत में जो मेरे पास कंपैरेटर होगा वो जीरो लेवल कंपैरेटर बन जाएगा, यानी उसने जो कंपैरिजन करना है वोल्टेज का वो जीरो वोल्टेज के साथ कंपेयर कर रहा होगा। ठीक है, और अगर आपने उसको जीरो वोल्टेज के साथ कंपैरिजन नहीं रखना, समहाउ कुछ ना कुछ वोल्टेजेस आपने डिवाइड करके रखने हैं, तो आप एक स्मॉल वैल्यू का रजिस्टर जो है वो उसकी सीरीज में लगा के उसको ग्राउंड कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि इस वाइपर की वजह से अगर ये एग्जैक्टली जीरो पे भी सेट हो जाता है, यानी इस नोड पे भी सेट हो जाता है, तो हमारे पास सर्किट में अभी भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है जिस वजह से इसके कुछ वोल्टेजेस होंगे वो उसका रेफरेंस बन जाएंगे। अदरवाइज वो फिर जीरो रेफरेंस वोल्टेज के साथ उसको कंपेयर करेगा। इसकी बॉटम पे आ जाते हैं, लेफ्ट बॉटम पे हमारे पास डीसी बैटरी रेफरेंस सोर्स है। यहाँ पर क्या किया, हमारे पास जो सोर्स है वो कौन सा है, हमने एक बैटरी को लगा के एक फिक्स रेफरेंस सोर्स बना दिया। वहाँ पे हमने रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन बना के वोल्टेज डिवाइडर किया, यहाँ पे हमने डायरेक्ट एक बैटरी सोर्स लगा के उसका रेफरेंस क्रिएट कर दिया। और वी इन पे जो भी वोल्टेज आपने कंपेयर करने हैं, इधर वो वेरिएबल हैं या फिक्स हैं, वो उसी हिसाब से आपके पास यहाँ पे अपेयर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास जीनर डायोड रेफरेंस वोल्टेज। अब हमने क्या किया है, हमने एक रेजिस्टर और जीनर के कॉम्बिनेशन के साथ जो है वो रेफरेंस क्रिएट कर लिया है। इस जीनर के जितने भी रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज या जितने वोल्टेज का ये जीनर है, अगर उतने वोल्टेज इसको मिल रहे हैं आर के कॉम्बिनेशन के साथ, तो ये, क्योंकि हमें पता है कि ये रिवर्स में अपने क्रॉस वोल्टेज को कांस्टेंट रखता है, ये आप कह लें कि एक बैटरी के तौर पर एक्ट करना शुरू कर देता है, तो इसके क्रॉस वही वोल्टेजेस आएंगे, वोल्टेज रेगुलेट कर लेगा अपने क्रॉस ये, अगर इसके थ्रेशोल्ड को आपने क्रॉस कर लिया, और वही वोल्टेज जो है वो इसकी पिन नंबर जो 2 है, जो इन्वर्टिंग पिन है उसके क्रॉस अपेयर हो रहे होंगे, और उसका रेफरेंस जो है वो जितने भी जीनर डायोड के वोल्टेजेस होंगे वो उसका रेफरेंस बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक आध कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। पहले हम रजिस्टर वाले से स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, 2 रजिस्टर्स को ऐड करते हैं। ठीक है जी, बेसिक कंपोनेंट्स में जाके हमने रजिस्टर लेना एक, और उसका हमने बना लेना वोल्टेज डिवाइडर। ठीक है, इसी रजिस्टर को हम कॉपी करते हैं, और ये आ गया आपके पास। इसको रोटेट कर लेते हैं जनाब, हम रोटेट कर लेते हैं। और इसको हम कनेक्ट करते हैं
पॉजिटिव वीसीसी के साथ, यानी अब R1 और R2 में जो वोल्टेज डिवाइड हो रहे होंगे वो 18 वोल्ट्स के वोल्ट को डिपेंडिंग ऑन R1 और R2 दोनों की वैल्यूज के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। अगर दोनों 1 किलो ओम के रेजिस्टर्स हैं तो मेरे पास दोनों के अक्रॉस कितने वोल्टेज डिवाइड हो जाएंगे, कोई बता सकता है? हाफ हाफ हो जाएंगे मैम। हाफ हाफ हो जाएंगे, ठीक है। तो और जितनी रजिस्टर की वैल्यू यहाँ बड़ी होती जाएगी उतना इसके क्रॉस ज़्यादा होते जाएंगे, और जितनी ये रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी उतना इसके क्रॉस ड्रॉप होंगे। तो हम एक हाफ की बजाय कोई और कॉम्बिनेशन सेट कर लेते हैं। हम इसको कह देते हैं कि ये मेरे पास 10 किलो ओम्स की रजिस्टर है। 10 किलो ओम के बाद हम इसको सेट कर लेते हैं जनाब, ये हमारे पास इसको हमें करना था, करना था जनाब। हाँ जी, अब जल्दी से आप मुझे बता सकते हैं कि दोनों के क्रॉस कितने कितने वोल्टेजेस आएंगे? मैम सिंपल वोल्टेज डिवाइडर लगा लेंगे। जी लगाएं ना, सिंपल वाला ही लगाएं। कैलकुलेशन करें, तब तक मैं कनेक्शंस कंप्लीट करती हूँ। नेगेटिव पिन के ऊपर हम R2 का वोल्टेज ड्रॉप दे देंगे, और पिन नंबर 3 के लिए हम क्या करते हैं, एक फंक्शन जनरेटर लेते हैं और इसके क्रॉस जो वोल्टेज हैं हाँ जी, जल्दी से बताइएगा कि R2 के क्रॉस कितने वोल्टेज ड्रॉप होंगे? मैम R2 के क्रॉस जो है वो 10.58 और R1 के क्रॉस कितने होंगे? वो मैम 7.41 जी 10 पॉइंट कितने हो गए? 58 ठीक है जी, और इसके क्रॉस 7.41 ठीक है। तो अब हमारा रेफरेंस जो है वो अगर 10 से ज़्यादा होगा तो आउटपुट कहाँ पे सैचुरेट करेगी? पॉजिटिव वीसीसी पे। अगर वो 10 से कम हुआ तो आउटपुट सैचुरेट कर जाएगी माइनस वीसीसी पे। ठीक है, आउटपुट चेक करने के लिए हम एक रजिस्टर लगाते हैं यहाँ पर, और एक ग्राउंड का कनेक्शन। अच्छा जी, इसके वोल्टेजेस सेट करते हैं। अच्छा जी, 10 वी पीक, इसका मतलब है वो 10 वी पीक तक जाएगा। 10 की बजाय हम इसको क्या कर लेते हैं, मैम ये जो क्वेश्चन जनरेटर होता है इसमें हम लोग इसकी कॉमन वाली पिन ग्राउंड करें या फिर नेगेटिव वाली, तो एक ही बात होती है क्या? वैसे यूजुअली हम कॉमन वाली पिन को ग्राउंड करते हैं, नेगेटिव वाले को हमने कभी यूज़ नहीं किया फिलहाल। चेक कर लेंगे इसमें क्या इशू होता है। आपके पास कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया? कॉमन और पॉजिटिव हम यूज़ करते हैं। ठीक है मैम। रिजल्ट्स पे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, उसको देख लेंगे। वैसे यूजुअली हम कॉमन के साथ ही इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी को हमने सेट नहीं किया। फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज़ है, 1 हर्ट्ज़ की बजाय हम इसकी फ्रीक्वेंसी कर लेते हैं जनाब 100 हर्ट्ज़। 100 हर्ट्ज़ अगर हो तो हमारे पास टाइम पीरियड कितना बन जाता है बच्चों? जीरो 0.01 सेकेंड होगा मैम। 0.01 सेकेंड होगा, ठीक है जी। ट्रांजिट हम करते हैं 0.01 सेकेंड है, इसका मतलब ये है कि हम 0.02 सेकेंड तक आउटपुट को चेक कर लेते हैं। आउटपुट में हम क्या देखना चाह रहे हैं जी, हम इनके नेट्स को नेम दे देते हैं ताकि हमारे पास जो है वो आउटपुट नज़र आ जाए। ओके, नेट 5 है, नेट 5 के वोल्टेज आ गए हमारे पास, और ये है जनाब हमारे पास नेट 4, इसके वोल्टेज हम देख लेते हैं। ठीक है, इंटरेक्टिव में जाके हम इसका ट्रांजिएंट एनालिसिस करते हैं। ट्रांजिएंट एनालिसिस में हमारे पास 0 से लेके हमने देखा कि 0.01 सेकंड आ रहा है, तो हम अगर 0.02 सेकंड एंड टाइम रखेंगे तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारे पास इसके 2 साइकिल्स अपीयर होना शुरू हो जाएंगे।
उसके बाद हमने V5 चेक करनी है आउटपुट वोल्टेज, और उसके अलावा हमने क्या देखना है, इनपुट के साथ कंपैरिजन करना है उसका। तो इनपुट में हमारे पास नेट नंबर 4 है, नेट नंबर 4, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं और चलाते हैं इसको, रेट करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। चलो जी, ठीक हो गया। कुछ समझ आ रही है क्या हो रहा है? पहले तो हम बैकग्राउंड को थोड़ा सा सेट करते हैं। क्या करें, हम वाइट कर लेते हैं बैकग्राउंड को, ठीक है। लेजेंड्स शो की थी उसने। मैं इसमें ट्रेस का नाम चेंज करना चाह रही थी। V4 है तो V4 हमारे पास V इनपुट था, ठीक है। और V5 जो है वो हमारे पास, ग्रीन वाला जो है वो हमारे पास क्या है, आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है। हम एक और काम करते हैं, कर्सर ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये कर्सर देखिए, मेरे पास इस वक्त कर्सर जो है वो मूव कर रहा है रेड वेव पे, जो भी मेरे पास इनपुट वोल्टेज थे, ठीक है। इनपुट वोल्टेज के बाद अगर मैं कर्सर नंबर 1 को लूँ और उसको मूव कराऊँ जी आउटपुट वोल्टेज पे, तो इसके वोल्टेज लेवल आप देख सकते हैं। इसको हम रखते हैं जी इनपुट पे, और ये हो गया हमारे पास, और दोनों ही आउटपुट पे चले जाते हैं भाई। बहरहाल चलें, अब देखें यहाँ पर इस कर्सर पर अगर हम आ जाएं तो एक हमारे पास इनपुट वोल्टेज है, एक आउटपुट वोल्टेज है। ये कौन सा पॉइंट है जहाँ पर हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज है जो रेड कलर में है, उसके वोल्टेज लेवल क्या आ रहे हैं? कर्सर की पोजीशन देख के बताइएगा बच्चों। कर्सर 1 पे है, हम इस वक्त x1 जो है 1.29 मिली सेकेंड के ऊपर है, y1 आपके पास आ रहा है 10 वोल्ट्स, ठीक है। उसके बाद जनाब आप मूव करें कर्सर को, तो ये आपके पास मैक्सिमम पीक हमने कितनी सेट की थी, 15 वोल्ट्स, ठीक है। ये 15 पे चला गया, और यहाँ पर ये कितना था, 10 वोल्ट्स पे। हमारे पास रेफरेंस के वोल्टेजेस कितने बन रहे थे, अगर आप में से किसी को याद हो तो, दैट वाज 10 पॉइंट समथिंग, 10.58। 10.58, ठीक है। अब यहाँ पे इस वक्त हम 10.9 पे हैं। जैसे ही इसके वोल्टेज 10.9 पे जाएंगे तो आउटपुट सेचुरेट कर जाएगा कहाँ पर, पॉजिटिव वीसीसी पर। और जब तक इसके वोल्टेजेस जो हैं वो 10 से ज़्यादा रहेंगे, अब देखें दोबारा 10 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे इस वक्त इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर वो 10 से लेस हो जाएगा तो वो वापस 0 पे फॉल कर जाएगा। इन दो पॉइंट्स के दरमियान इसने हमेशा वीसीसी पे सैचुरेट कर जाना है। अब आप देख रहे हैं कि जैसे ही इसने पहली दफ़ा 10 को क्रॉस किया, उस वक्त ये आ गया जनाब वीसीसी पे सैचुरेट कर गया, और उसके बाद नेक्स्ट 10 तक इसने वीसीसी पे ही सैचुरेट करना है। उसके बाद चूंकि उसके वोल्टेज लेवल रेफरेंस के वोल्टेज लेवल से कम हो जाएंगे तो वो नेगेटिव वीसीसी पे सैचुरेट कर जाएगा। यहाँ पर अगर मैं कर्सर को मूव करूँ तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू नोट करेंगे, माइनस वीसीसी है, ठीक है। -18 वोल्ट जो हमने सेट किए थे, ये -16 पॉइंट समथिंग आ रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, उसको हम बाद में देखेंगे क्यों आ रहा है, ठीक है। ये माइनस वीसीसी पे ही रहेगा थ्रू आउट, -17 वोल्ट ऑलमोस्ट आ रहे हैं, ये जितने वोल्टेज ये शो कर रहा है। उसके बाद वापस जैसे ही उसने 10 को क्रॉस किया, फिर जनाब वो चला गया है आपके पास पॉजिटिव वीसीसी पर, 16 पर जाके सैचुरेट हो गया, ठीक है। ये हमने इसके दो साइकिल्स देख लिए। ये काम क्या कर रहा है कि जैसे आपके पास रेफरेंस वोल्टेज से ज़्यादा के वोल्टेज हो रहे थे, उस वक्त इसने इसको क्रॉस करना शुरू किया। हम एक और काम कर लेते हैं, हम एक प्रोब लगाते हैं इसके रेफरेंस के ऊपर, ताकि हमें इसका रेफरेंस भी जो है वो नज़र आना शुरू हो जाए। देखते हैं क्या करता है
ठीक हो गया, ये इसका रेफरेंस आ गया ब्लू लाइन पे। जैसे ही ये ब्लू लाइन को क्रॉस करेगा इनपुट जो कि रेड कलर का था, जो कि 5 था, अब चूंकि इनपुट वोल्टेज जो है वो रेफरेंस के वोल्टेज से ज़्यादा है, चूंकि ये पिन नंबर 3 पे थे जो कि पॉजिटिव पिन है, अब इसके वोल्टेज ज़्यादा है इसलिए आउटपुट सेचुरेट कर गया पॉजिटिव वीसीसी पर। और जैसे ही ये इस वोल्टेज से कम होना शुरू हो गया, अब रेड जो है वो इस ब्लू लाइन से कम है वोल्टेजेस, तो वो नेगेटिव वीसीसी पर सेचुरेट कर। दोबारा जब उसने 5-10 को क्रॉस किया तो दोबारा से वो वीसीसी पे सेचुरेट कर गया, और फिर दोबारा से नेक्स्ट टाइम उसने जब क्रॉस किया और वो लेस देन 5 वोल्ट्स हो गया तो वो नेगेटिव वीसीसी पे सेचुरेट कर गया। तो ये फंक्शन था कंपैरेटर का। कंपैरेटर ने क्या किया कि उसने वोल्टेज को कंपेयर किया एक रेफरेंस वोल्टेज के साथ। रेफरेंस वोल्टेज हमारे पास किस पिन पे था? पिन नंबर 2 पे था, जो कि उसकी नेगेटिव पिन होती है। जैसे ही पिन नंबर 3 के वोल्टेज 10 से ज़्यादा होंगे आउटपुट सेचुरेट कर जाएगा वीसीसी पर, और अगर वो नेगेटिव पिन से कम होंगे तो वो सेचुरेट कर जाएगा माइनस वीसीसी पर। ये हमेशा से इसी तरह से होता है, जिस पिन के वोल्टेजेस डोमिनेट करते हैं वो उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट सेचुरेट करती है। अब अगर आप रेफरेंस जो है वो पिन नंबर 3 पे सेट करना चाहते हैं तो पिन नंबर 3 पे सेट कर सकते हैं। अगर आप उसको पिन नंबर 2 पे सेट करना चाहते हैं तो पिन नंबर 2 पे कर सकते हैं। हम इसको अदर वे राउंड करके देख लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, पिन नंबर 3 पे रेफरेंस सेट कर देते हैं। ठीक है, और पिन नंबर 2 पे हम क्या करते हैं, इनपुट अप्लाई कर देते हैं। आपके ख्याल में अब क्या होना चाहिए? पिन नंबर 3 का रेफरेंस है 10 वोल्ट्स। ठीक है, जब तक पिन नंबर 3 के वोल्टेजेस जो हैं वो इनपुट से ज्यादा होंगे उस वक्त तक आउटपुट वीसीसी रहेगा, और जैसे ही वो 10 हो जाएंगे उसके बाद वो फिर नेगेटिव वीसीसी पे सैचुरेट कर देगा। इसको सिमुलेट करके देखते हैं, हम देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। आपने देखा है इसकी वोल्टेज जो वेवफॉर्म है वो क्या कर गई है, मिरर हो गई है। ठीक है, जो पहले आ रही थी अब ये उसका इन्वर्ट आ रहा है, क्योंकि अब हमारे पास रेफरेंस की पिन चेंज हो गई है। रेफरेंस की पिन चेंज होने से उसके जो रेफरेंस वोल्टेजेस हैं वो चेंज हो गए हैं। अब क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पे हमारे पास 5 वोल्ट वाली पिन नहीं आ रही, हम रेफरेंस वाला यहाँ से हटा के उसको पिन नंबर 3 पे लगा देते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे पास पिन नंबर 3 जो है वो एक्चुअली रेफरेंस है। अब आ जाते हैं, ठीक हो गया। अब जैसे ही हमारे पास रेड वेव जो है उसने 10 को क्रॉस किया, तो इसका मतलब क्या था कि अब पिन नंबर 3 जो है इसको क्रॉस करके देख लेते हैं, ये पिन नंबर 3 जो कि पॉजिटिव थी। जैसे ही इसके वोल्टेज, चूंकि ये वोल्टेज है रेफरेंस पे सेट कितना 10.58, अब ये जो पिन नंबर 2 है ये तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ कनेक्ट है, और उसके वोल्टेज जो है वो 0 से 15 तक जा रहे हैं, और 15 के बाद वो दोबारा 0 पे आते हैं, फिर -15 पे जाते हैं, और फिर ये चले जाते हैं आपके पास 0 पे। अब क्या हो रहा है, इनिशियली पिन नंबर 2 के वोल्टेज जो हैं वो राइज करना शुरू करते हैं 0 से लेकर 15 तक। अब जब वो 0 से लेकर 10 तक राइज कर रहे होते हैं तो उस टाइम तक आपके पास पिन नंबर 3 के वोल्टेजेस पिन नंबर 2 से ज्यादा होते हैं, इसलिए आउटपुट सैचुरेट कर रहा होता है कहाँ पर, पॉजिटिव ईसीसी पर। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जैसे ही आपके पास जो इनपुट वोल्टेज है वो 10 से 15 की पीक की तरफ जाते हैं, तो इस कंडीशन में क्या हो गया, हमारे पास जो पिन नंबर 2 है उसके वोल्टेज पिन नंबर 3 के वोल्टेज से ज्यादा हो गए। अब जब उसके वोल्टेज ज्यादा हो गए तो वो माइनस, अब वो डोमिनेट कर गया, इसका मतलब है आउटपुट सैचुरेट कर जाएगा माइनस वीसीसी पर। सीसी पे सैचुरेट कर गया, कितनी देर तक सैचुरेट करेगा, जब तक दोबारा पीक से गिरने के बाद वो वापस 10 वोल्ट्स पे आ जाएगा। जैसे ही वो वापस 10 वोल्ट्स पे आता है फिर हमारे पास रेफरेंस के वोल्टेजेस इंक्रीज कर जाते हैं, और वो दोबारा से फिर पॉजिटिव वीसीसी पे सैचुरेट कर जाता है। ये वाला पॉइंट जो है ये पॉजिटिव वीसीसी की सैचुरेशन है, और जो आपके पास ये वाला पॉइंट है ये नेगेटिव वीसीसी की सैचुरेशन है। ठीक है, 18 वोल्ट्स हमने सेट किए हुए थे, ये नियरली 17 वोल्ट्स आ रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं इसको चेकआउट करूंगी ये क्यों आ रहा था। तो नॉइज तो हमारे पास नहीं ऐड हो रहा है, या पावर डिसिपेशन कहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो ये इसके कंपैरिजन आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हमने किया आउटपुट इनपुट दोनों को एक ही स्केल पे देख लिया। अब हम डीसी स्वीप करके देखते हैं इसका कि आउटपुट के साथ उसका क्या रिलेशनशिप आ रहा है। उसके लिए क्या करते हैं, हम फंक्शन जनरेटर को यहाँ से हटा देते हैं, हम इसके साथ एक फिक्स वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, इनपुट वोल्टेज लेट्स सपोज ये आ गया आपके पास।
ठीक है, ओके एनालिसिस में जाते हैं, डीसी स्वीप करते हैं। अब डीसी स्वीप में क्या है, हमने किसको स्वीप करना है, इनपुट को। इनपुट क्या है हमारे पास, V1 है, तो यहाँ से हम उसको सेलेक्ट करेंगे, V1 ले लेंगे। V1 ने कहाँ से कहाँ तक स्वीप करना है, हमारे पास ये 0 से लेकर स्टॉप वैल्यू 1 नहीं है। अब हम देखें हमारे पास सेचुरेशन जो है वो 18 वोल्ट तक है, तो हम इसके रेंज के अंदर रख के इसकी वोल्टेज को वेरी करते हैं। ठीक है, इनपुट जो है मैं 20 कर लेती हूँ। ठीक है, -0.5 का इंक्रीमेंट इज ओके। आउटपुट हम किसको देखना चाह रहे हैं जनाब, आप बताएं, हम आउटपुट पे किसको देखना चाह रहे हैं, नेट 5 के वोल्टेज को, तो यहाँ पर हम V5 कर लेते हैं। ठीक है, VPR1 को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, 5 को हम ऐड कर लेते हैं। अब देखते हैं ये क्या दिखाता है हमें। हाँ जी, क्या नज़र आ रहा है आपको, इनपुट वोल्टेज जैसे ही मेरे पास 0 से लेकर, ये तकरीबन कर्सर देखते हैं इसका, तकरीबन -11 वोल्ट से, तो क्योंकि मेरे पास वहाँ पे कितने का रेफरेंस सेट था, 10.58 का, नियरली आप 11 कह लें उसको। जब तक वोल्टेजेस जो हैं वो 11 तक राइज नहीं किए, उस वक्त तक मेरे पास आउटपुट कहाँ पे सैचुरेट कर रही थी, पॉजिटिव VCC पे। ठीक है, VCC और उसके बाद जैसे ही उसने 11 को यानी 10.58 को क्रॉस किया, तो आउटपुट सैचुरेट कर गई नेगेटिव VCC। -VCC पे। इससे पहले आप में से बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल आ रहा होगा, पहले 2 साइकिल्स बड़े अच्छे से नजर आ रहे थे, अब तो ये एक ही साइकिल उसी स्पैन पे नजर आ रहा है। तो अब हमारे पास ये डीसी स्वीप है जिसमें आउटपुट वोल्टेज वर्सेस इनपुट वोल्टेज वेरी होती हुई नजर आ रही है। वो हमारे पास था ट्रांजिएंट एनालिसिस, जिसमें हमने क्या देखा था, इनपुट और आउटपुट को एक ही टाइम के ऊपर देखा था कि कैसे टाइम की वेरिएशन हो रही है और कैसे आउटपुट आ रही है। तो हम कंपैरेटर को यूज कर सकते हैं वेव शेप चेंज करने के लिए भी। इनपुट अगर आपके पास साइनोसाइड वेव है, आप उसको स्क्वायर वेव में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे क्या करें, आप उसको एक कंपैरेटर बना लें, वो आपके पास इनपुट वोल्टेज को जो है वो स्क्वायर वेव में कन्वर्ट कर देगा। सिमिलर तरह का काम आपने क्लिपर में भी किया हुआ है कि क्लिपर में आप क्या करते थे कि इनपुट वोल्टेज अगर आपके पास साइनोसाइड है, आप एक क्लिपर में जीनर की और सिंपल डायोड का एक कॉम्बिनेशन बना के आप आउटपुट जो है वो उसको स्क्वायर वेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने इनपुट वेव शेप चेंज करनी है तो भी आप कंपैरेटर को यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास जो है वो डीसी स्वीप में हमने आउटपुट वोल्टेज को इनपुट वोल्टेज के साथ स्वीप होता हुआ नजर आ रहा था। ठीक है, ओके, तो ये था हमारे पास कंपैरेटर। अब इस कंपैरेटर में आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों का क्या टास्क है, हमने क्या किया, अच्छा अब देखें इसमें पॉजिटिव वोल्टेज कंपैरेटर या नेगेटिव वोल्टेज कंपैरेटर क्या होता है। अगर मेरे पास जो रेफरेंस वोल्टेजेस हैं वो नेगेटिव पे कनेक्टेड हैं, तो ये मेरे पास बन गया पॉजिटिव वोल्टेज कंपैरेटर, क्योंकि सॉरी नेगेटिव वोल्टेज कंपैरेटर, नेगेटिव पे जो भी वोल्टेज होंगे उसके साथ ये इसको कंपेयर कर रहा होगा। अगर रेफरेंस आपके पास पॉजिटिव पिन के साथ लग जाए, तो वो मेरे पास पॉजिटिव वोल्टेज का या पॉजिटिव पिन कंपैरेटर हो जाएगा, पॉजिटिव वोल्टेज कंपैरेटर, नेगेटिव वोल्टेज कंपैरेटर। ठीक हो गया, ये हमारे पास डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन थी जिसमें से हमने जो है वो नेगेटिव वोल्टेज कंपैरेटर को इम्प्लीमेंट किया अभी आपके सामने मैंने टीम्स पे, और उसमें हमने क्या किया, फिक्स वोल्टेज डिवाइडर रेफरेंस यूज किया। आप और क्या कर सकते हैं, हमने वोल्टेज डिवाइडर यूज किया, हमें एक और काम कर लेते हैं, इसमें फिक्स सोर्स लगा के देख लेते हैं जी। हमने ये जो वोल्टेज डिवाइडर बनाया है इसको हम स्किप करते हैं। ठीक है, और उसके रेफरेंस पे हम क्या करते हैं, एक फिक्स वोल्टेज लगा देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अब वो किसके साथ कंपेयर करेगा, इसी 12 वोल्ट्स के साथ। वोल्टेज चेंज कर लेते हैं, हम इससे पहले 10 पॉइंट समथिंग था, अब हम इसको कर लेते हैं 5 वोल्ट्स। ठीक हो गया, रन करते हैं इसको, क्या कहता है ये। अब आपको इसकी जो पल्स विड्थ है वो चेंज हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब मैंने उसका जो थ्रेशोल्ड था वो चेंज कर दिया। थ्रेशोल्ड मैंने कितना कर दिया, 5 कर दिया। अब 5 के बाद जैसे ही वो बढ़ना शुरू होगा, तो ये दोबारा से माइनस सैचुरेट कर गया, और उसके बाद जैसे ही फिर ये दोबारा बढ़ा, उसके बाद वैसे ही फिर वो पॉजिटिव VCC पर
सैचुरेट कर देगा, ठीक है, क्योंकि हमने उसको 20 वोल्ट तक का स्वीप दिया हुआ। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास हमने एक फिक्स वोल्टेज लगा के उसके साथ कंपेयर कर लिया। अब ये दोनों फिक्स वोल्टेजेस हैं, आपको ये समझ नहीं आ रही कि आपने किसके साथ किसको कंपेयर किया है, इसलिए एक को हम फिक्स रखते हैं और एक को हम वेरिएबल रखते हैं ताकि हमने जिसके क्रॉस वोल्टेज को चेंज करना है। या दूसरे तरीके कार में हमने फिर डीसी स्वीप से उसको एनालाइज किया है कि डीसी स्वीप में हमारे पास इनपुट वोल्टेज चेंज हो रहे थे। इनपुट वोल्टेज कौन से थे? ये वाले वोल्टेज थे जो कि V1 के क्रॉस है। अब अगर मैं वी आउट दूसरे वोल्टेजेस को स्वीप करूं जो कि मेरे पास V3 है, तो आप देखते हैं कि आउटपुट कैसी आ रही होगी। अब रेफरेंस क्या हो जाएगा? V3 वाला रेफरेंस बन जाएगा, और V3 का रेफरेंस हमारे पास 12 ये आ गया। अब वो 12 वोल्ट रेफरेंस के तौर पे आ गया। अब 12 वोल्ट्स के बाद जैसे ही वो चेंज होगा तो उसने VCC पॉजिटिव VCC पे सैचुरेट कर दिया, और 12 वोल्ट से लेस के लिए जो है वो माइनस VCC पे सैचुरेट कर दिया। ठीक है, फिजिकली हमने उसको कितने वोल्ट्स दिए हुए यहाँ पर? 5 वोल्ट्स दिए हुए, ठीक है, लेकिन जब हमने स्वीप कराया तो हमने इसको चेंज किया 20 वोल्ट तक। जैसे ही वो 12 वोल्ट को क्रॉस करता था, 12 वोल्ट जो है वो 20 ये वाले V3 12 वोल्ट को क्रॉस करते थे तो वो हमारे पास सैचुरेट हो जाता था पॉजिटिव VCC पे। ठीक है, तो हमने दोनों तरह के रेफरेंस चेंज करके देख लिए। चीज़ आपको जो मेमोराइज करने की ज़रूरत है वो ये है कि जिस पिन के वोल्टेज डोमिनेटिंग होंगे आप उसके सिंबल को मद्देनजर रखें तो उतने ही आउटपुट पे आपके पास वो पॉजिटिव VCC से सैचुरेट होगा या नेगेटिव VCC से सैचुरेट होगा। ठीक है, अब आपने ये वाला डॉक्यूमेंट मैं आपके से शेयर कर लेती हूँ। आपने पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज कंपैरेटर दोनों बनाने हैं, वो एक हम फिक्स वोल्टेज के साथ बना चुके हैं। आपने हमने पॉजिटिव नेगेटिव बनाया था, आपने पॉजिटिव बना लेना है। फिर नेगेटिव हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर हमने नेगेटिव रेफरेंस फिक्स बैटरी के साथ किया था, आप वही पॉजिटिव के साथ जो है वो जीनर के साथ कर लेंगे। ठीक है, ट्रायंगुलर वेव अगर हम इनपुट पे दें तो क्या होगा, चेक करके देख लेते हैं। अभी हमने साइनोसाइड के साथ चेक किया था, अब हम क्या करते हैं, इस वोल्टेज को रेफरेंस रखते हैं और यहाँ पे फंक्शन जनरेटर कनेक्ट कर देते हैं। फंक्शन जनरेटर को पिन नंबर 2 के साथ, और एक ट्रायंगुलर वेव फॉर्म हम इसको इनपुट करके देखते हैं। यहाँ से हमने इसको ट्रायंगुलर वेव फॉर्म कर दिया। इसकी पीक जो है वो हमने 10 वोल्ट सेट कर ली है। फ्रीक्वेंसी को हम लेट्स सपोज 10 हर्ट्ज कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का भी इतना इशू नहीं है, हम उसको देख सकते हैं। ट्रांजिएंट एनालिसिस में चले जाएंगे हम। ट्रांजिएंट एनालिसिस में हमारे पास पहले 100 हर्ट्ज था तो 0.01 उसका टाइम पीरियड था। अब हमारे पास अगर 10 हर्ट्ज है तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बच्चों? जीरो 0.1 हो जाएगा मैम। ये आ गया अब आपके पास। ठीक है, -10 से +10 की पीक तक हम मूव कर रहे थे। थ्रेशोल्ड हमारे पास 5 का था। जैसे इसने 5 को क्रॉस किया है, क्योंकि अब रेफरेंस पिन जो थी वो पॉजिटिव पिन के ऊपर थी, नेगेटिव पिन के ऊपर जैसे ही 5 वोल्ट से ज़्यादा हुआ तो आउटपुट सैचुरेट कर गई नेगेटिव VCC पर, और वो अनटिल नेक्स्ट पॉइंट है उसके बाद दोबारा से वो पॉजिटिव VCC पे सैचुरेट रहेगा जब तक आपके पास इनपुट वोल्टेजेस जो हैं वो 5 वोल्ट से कम हो। ठीक हो गया, साइनोसाइड के साथ भी हमने देख लिया और ट्रायंगल के साथ भी हमने देख लिया। अच्छा, अब इसका एक और प्रैक्टिकल सर्किट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो यूजुअली बच्चे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो उसमें भी यूज करते हैं, वाटर लेवल डिटेक्टर। वाटर लेवल डिटेक्टर से का हम कैसे इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसका सर्किट डायग्राम मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने इस टास्क के अलावा उस टास्क को भी कंप्लीट करना है। वाटर लेवल डिटेक्टर में मेरे पास क्या होगा, इसी पिन के साथ जो है वो मैं रेफरेंस को चेंज करती रहूँ। रेफरेंस वोल्टेज कौन से थे मेरे पास यहाँ पर? 5 वोल्ट से। यहाँ पे हम ले लेते हैं एक रेजिस्टर। ठीक है, और इसको क्या करते हैं जी, एक अच्छी सी शक्ल देखने के लिए इसकी हम इसको क्लॉकवाइज, ठीक है,
हमें बहुत सारे उसमें ओपन लगाने पड़ेंगे, तो मैं आपको सर्किट निकाल के फिर आपको दिखा देते हैं, हम उसको इधर ही से देख लेते हैं, इंटरनेट से चेक कर लेते हैं, ताकि जो है वो हमें उतने सारे ओपम्स ना लगाने पड़े और आपका मसला भी हल हो जाए। आपने क्या करना है, वाटर लेवल डिटेक्टर का जो है ना वो एक सर्किट बना के उसको इम्प्लीमेंट कर लेना है, ठीक है। उसमें सिंपली डेफिनेटली अब यहाँ पे आप वाटर को इनपुट तो नहीं करा सकते। वाटर लेवल डिटेक्टर का मतलब क्या है, फिजिकली अगर हम देखें उसको इम्प्लीमेंट करने का मतलब ये है कि वाटर के डिफरेंट लेवल के साथ कुछ मेटालिक स्ट्रिप्स होंगी, उन दोनों स्ट्रिप्स का कनेक्शन कब बनेगा, जब जैसे वाटर लेवल उस लेवल को रीच कर जाएगा तो वो दोनों मेटालिक स्ट्रिप्स जो हैं वो आपस में इन कांटेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वाटर कंडक्टर है तो वो वाला पाथ शॉर्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे वाटर लेवल जो है वो डिफरेंट लेवल्स पे जाता जाएगा, उन स्ट्रिप्स के साथ जो कनेक्शंस हैं वो क्लोज होते जाएंगे। जैसे वो कनेक्शन क्लोज होगा, इसका मतलब ये है कि आपने वहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को क्लोज कर दिया। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को क्लोज करने का मतलब ये है कि अगर हम कंपैरेटर के हवाले से उसको देखें तो हमने वो रेफरेंस वोल्टेज अचीव कर लिया। वो रेफरेंस वोल्टेज जब आपने अचीव कर लिया तो वो रेफरेंस के साथ कंपेयर होगा, आउटपुट आपके पास अकॉर्डिंगली एक कोई एलईडी या कोई बजर लगी हुई होगी। जब आप उस रेफरेंस को क्रॉस करेंगे तो आउटपुट उसी रेफरेंस से आपके पास उस एलईडी को ऑन करना शुरू कर देगा। लेट मी फाइंड अ डायग्राम, फिर मैं आपके साथ जो है ना उसको शेयर करती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अच्छा जी, आपके पास इस वक्त कंपैरेटर वोल्टेज लेवल डिटेक्टर की कोई फिगर नज़र आ रही है? हेलो, यस मैम। ठीक हो गया। अब आपको नज़र आ रहा है कि इसमें मेरे पास बहुत सारे कंपैरेटर्स लगे हुए हैं। हमारे पास ऐसी आईसीज भी आती हैं जैसे LM324 है, उसमें ऑलरेडी हमारे पास दो आई थिंक 4 कंपैरेटर्स ऑलरेडी लगे हुए होते हैं, वो ओप एम्प कंपैरेटर्स ही होते हैं।
आप उन OPAM कंपैरेटर्स के कनेक्शन पिन आपको बता देते हैं कि कौन कौन सी पिन उसकी इनपुट है, कौन कौन सी आउटपुट है, तो आप उस एक सिंगल IC को यूज करके भी 4 कंपैरेटर का काम ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास 4 कंपैरेटर्स लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये कि आप 4 OPAM यूज करने की बजाय जो है ना वो कह लें कि 8 पिन अलहदा से आपको IC मिलेगी, आप उसको यूज करके भी 4 कंपैरेटर का काम उसी IC से ले सकते हैं। एनी वो तो जब आप फिजिकली लैब्स में जाएंगे, हार्डवेयर के ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू करेंगे, तो आपको चीज़ों का आइडिया होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इस वक्त आपको नजर आ रहा है कि मेरे पास 4 कंपैरेटर्स हैं, A1, A2, A3 और A4। ठीक है, चारों की आउटपुट के साथ एक एक LED कनेक्ट की हुई है, और उस LED को हमने एक रजिस्टर लगा के VCC के साथ कनेक्ट किया हुआ है। LED की जो डायरेक्शन है वो आपको क्या शो कर रही है कि LED का एनोड जो है वो VCC के साथ कनेक्ट है, और LED का जो कैथोड है वो आउटपुट के साथ कनेक्ट है। अगर आउटपुट लो होगी तो LED ग्लो करेगा, या अगर आउटपुट हाई होगी तो LED ग्लो करेगा। इस सर्किट डायग्राम को गौर से देखिए और मेरे क्वेश्चन को आंसर करिएगा कि मेरे पास LED कब ग्लो करेगी, जब मैम कंपैरेटर जब की आउटपुट क्या कंपैरेटर होगी, की नेगेटिव होगी। नेगेटिव होगी। अब इसका क्या मतलब ये लो होगी, जब कंपैरेटर की आउटपुट लो होगी तो LED जो है वो ग्लो करेगी। लो होने का मतलब क्या है, अब आप उसकी इनपुट साइड पे नजर दौड़ाएं, कंपैरेटर की इनपुट पिंस, इसका क्या मतलब है, रेफरेंस वोल्टेज कितने होने चाहिए और इनपुट वोल्टेज कितने होने चाहिए। इनपुट वोल्टेज मेरे पास इस वक्त नॉन इन्वर्टिंग पिन के ऊपर है, और जो रेफरेंस वोल्टेजेस हैं वो इन्वर्टिंग पिन के ऊपर है। रेफरेंस वोल्टेज जब मेरे पास ज्यादा होंगे इनपुट वोल्टेज से, तो मेरे पास आउटपुट क्या करेगा, ग्लो कर रहा होगा, ऐसे ही है, ठीक है ना। जब मेरे पास रेफरेंस, या आप कह लें कि नॉन इन्वर्टिंग पिन पे इनपुट वोल्टेजेस जो हैं वो रेफरेंस के वोल्टेज से कम होंगे, तो मेरे पास LEDs ग्लो करना शुरू करेंगी। और जैसे ही मेरे पास इनपुट वोल्टेजेस जो हैं वो रेफरेंस से ज़्यादा हो जाएंगे, तो मेरे पास LEDs जो हैं वो ऑफ होना शुरू हो जाएंगी। तो ये एक ऐसी स्कीम है जिसको हम कहते हैं पुल अप रजिस्टर्स के साथ आपने LEDs को कनेक्ट किया हुआ है। हम इसका अदर वे राउंड भी कर सकते हैं। अदर वे राउंड क्या है कि हम इसी LED को कैसे कनेक्ट कर दें। अब आप देखिएगा, मैं आपको मल्टी सिम में बता देती हूँ। यहाँ पर इस रजिस्टर के साथ हम यहाँ पर अगर एक LED लगा देना, तो ये पुल डाउन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। LED, ये भी एक LED ले लेते हैं हम। ये मैं कनेक्शन इसलिए रिमूव किया था कि मैं इसका कनेक्शन लगा के आपको दिखा सकूं। ये हो गया, और पिन नंबर 4 को अब हम यहाँ से जाकर कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब आपको क्या नज़र आ रहा है कि पिन नंबर 6 जो है वो एनोड के साथ कनेक्टेड है, और कैथोड जो है वो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। अब ये LED कब ग्लो करेगी, जब कंपैरेटर की आउटपुट हाई होगी। जब कंपैरेटर की आउटपुट हाई होगी, तो इसको हम कहते हैं पुल डाउन कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या होगा कि जैसे ही कंपैरेटर की आउटपुट हाई होगी, आउटपुट कब हाई होगी, जब मेरे पास इनपुट जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, आउटपुट जो है वो लेट सपोज मैं इसको 0 के साथ रेफरेंस कर देती हूँ। अब इसका मतलब ये है कि जब भी मेरे पास पिन नंबर 3 के ऊपर वोल्टेज 0 से ज़्यादा होंगे, तो LED ग्लो करना शुरू कर देगी। ठीक है, आप ऐसे समझ लें कि मेरे पास 2 मेटालिक स्ट्रिप्स हैं, और उनके दरमियान जैसे ही पानी आएगा तो वो दोनों मेटालिक स्ट्रिप्स ज्वाइन कर जाएंगी, इलेक्ट्रिकली कनेक्ट हो जाएंगी। जब वो इलेक्ट्रिकली कनेक्ट हो जाएंगी, तो वो रेफरेंस जो है वो आपके पास कनेक्ट हो जाएगा। आप कह लें शॉर्ट हो गया या 0 हो गया, तो वो मेरे पास पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट हो गया, 0 वोल्टेज को अचीव कर गया। पिन नंबर 3 के ऊपर जो वोल्टेजेस होंगे वो उस वोल्टेज से ज़्यादा होंगे, उसमें क्या होगा, फिर आउटपुट सैचुरेट कर देगा पॉजिटिव VCC के ऊपर, और LED ग्लो करना शुरू कर देगी। यहाँ पर इस वाली फिगर में हमारे पास जो हम इससे पहले देख रहे थे, इसका अदर वे राउंड था। जैसे आउटपुट नेगेटिव रहेगी तभी LEDs ग्लो करेंगी। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास जो है वो डिफरेंट वोल्टेजेस लेवल जो हैं, जो हमने रेफरेंस के हवाले से सेट किए हैं, अगर आप उन वोल्टेजेस को बढ़ाते जाते हैं इनपुट को उन रेफरेंसेस से, तो ये LEDs ऑलरेडी ग्लो हैं वो ऑफ होती जाएंगी। वो उन लेवल्स को कैसे डिटेक्ट कर रही हैं, वो लेवल ऑलरेडी ऑफ होके उस लेवल को डिटेक्ट करिए। अगर आप उसकी ऑन होने से उसको डिटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप इसको दूसरी ऑप्शन से कनेक्ट कर लें, पुल डाउन रजिस्टर लगाएं ग्राउंड के साथ,
और एलईडी को रिवर्स में उसके साथ कनेक्ट कर दें, जैसे मैंने आपको मल्टी सिम में बताया। तो अगर आप जरा गौर करें तो मेरे पास रेफरेंस वोल्टेजेस कैसे सेट हो रहे हैं, मेरे पास 5 रजिस्टर्स लगे हुए हैं जो कि वीसीसी के साथ कनेक्टेड हैं। ऐसे ही है, सबसे बॉटम वाला रजिस्टर जो है उसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो रेफरेंस 4 का नाम दे रहे हैं हम। उसके बाद फिर उस सेकंड लास्ट वाला जो है वो रेफरेंस 3 है, थर्ड लास्ट रेफरेंस 2 है, फिर फोर्थ लास्ट जो है वो रेफरेंस 1 है। अब होता क्या है, लेट सपोज कि अगर सारे रजिस्टर्स एक ही वैल्यू के हों तो क्या होगा, जो मेरे पास एंड वाला रजिस्टर है उसके क्रॉस कितने वोल्टेज डिवाइड होंगे, 1/5 ऑफ वीसीसी। ठीक है, उससे टॉप पे चले जाएं तो ये 2/3 ऑफ वीसीसी, 2/5 ऑफ वीसीसी, फिर 3/5 ऑफ वीसीसी, 4/5 ऑफ वीसीसी, और ये तो हमारे पास टोटल वीसीसी आ जाएगा। जैसे जैसे लेवल्स चेंज होते जाएंगे, 1/5 से 2/5 पे रीच करेगा, 2/5 से 3rd/5 पे, 3rd/5 से 4th/5 पे, तो वैसे वैसे ये एलईडीज ऑफ होना शुरू हो जाएंगी। इससे पहले ये क्या थी, ऑन थी, क्योंकि इनका आउटपुट लेवल हमारे पास 0 था। तो इस तरह की स्कीम जो है वो हम इसको आप वाटर लेवल डिटेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, बैटरी के वोल्टेज मॉनिटर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम वोल्टेज लेवल डिटेक्टर कहते हैं। तो डिफरेंट तरह की आपके पास ऑप्शंस होती हैं। अब आपने करना ये कि एक वाटर लेवल डिटेक्टर के लिए कंपैरेटर बनाना है और उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है मल्टी सिम में। ठीक है, और वो डेफिनेटली वहाँ पे फिजिकली कोई वाटर लेवल तो आपके पास नहीं होगा, आपने रेफरेंस को सेट करके ही वाटर लेवल डिटेक्शन करनी होगी। यहाँ पे मेरे पास एलईडीज जो हैं वो पुल अप उसमें लगी हुई कॉन्फ़िगरेशन में, आपने इनको कनेक्ट करना है पुल डाउन में। वो कैसे होंगी, वो जैसे मैंने आपको यहाँ पर मल्टी सिम में कनेक्ट करके दिखाया है कि आप आउटपुट से एक एलईडी लें, उसका एनोड आउटपुट से कनेक्ट करें और ग्राउंड के साथ जो है वो इस रजिस्टर को कनेक्ट कर दें। सिंपली आपने जो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन है इसका इन्वर्ट कर देना उसको। ठीक है, क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चन? हेलो? Yes, ma'am. जी, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग अप टिल नाउ? ये वाला डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, इससे आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए। इसके अलावा अगर आप जो डिफरेंट ब्लॉग्स हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक की बेसिक्स के हवाले से, उनकी डिस्कशन को देखना चाहें तो वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छी सी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। इसके अलावा आपके पास बॉयलस्टेड की बुक है, फ्लाइड की बुक है, बेहजाद रजावी की बुक है, किसी भी बुक को अगर आप फॉलो कर लेंगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। सिंपली आपको एक चीज़ के लिए थोड़ा सा एफर्ट करनी पड़ेगी कि आपने एक वाटर लेवल डिटेक्टर या वोल्टेज लेवल डिटेक्टर यानी कंपैरेटर की एक एप्लीकेशन के हवाले से आपने एक सर्किट डिज़ाइन करना है। जैसे यहाँ पर मेरे पास ये 4 एलईडीज थी, तो आप सिंपली 2 एलईडीज भी लगा सकते हैं, सिर्फ 2 लेवल्स को वो डिटेक्ट कर ले। ठीक है, 2 लेवल्स को कर ले, 3 लेवल्स को कर ले, 4 लेवल्स को कर ले, चाहे वो वोल्टेज लेवल डिटेक्टर हो गया या मेरे पास वाटर लेवल डिटेक्टर हो गया। उसका एक आपने सर्किट फॉर्मेट बना के उसकी आउटपुट जो है वो आपने चेक करनी है, इन और आउट दोनों का कंपैरिजन करना है, और फिजिकली आपको कैसे नजर आ एलईडीज आपके पास ग्लो कर रही होंगी जैसे जैसे आप इनपुट को वेरी करेंगे। ठीक है, और मैम लैब 11 का पीडीएफ भी शेयर करना है ना आपने? लैब 11 का पीडीएफ आपके साथ शेयर नहीं हुआ? मैम नहीं किया था। अच्छा चलिए, मैं लैब 11 का भी शेयर कर लूँगी। आप लोगों का फ्राइडे तक जो था वो पिछली 3 लैब की रिपोर्ट का डेड टाइम था। अब आज था फ्राइडे है, हम नेक्स्ट लैब की जो इस लैब की जो रिपोर्ट है वो आपने मंडे का मैं उसको डेडलाइन रखूँगी। आपके जो बाकी क्विजेज रहते हैं वो हम स्टार्ट करेंगे संडे से ऑनवर्ड। ठीक है, माइट भी 2 संडे को हो जाए मैम जिसमें आप लैब 10 और आपने 11 के। जी जी मैम सिर्फ लैब 9 का पोर्टल क्रिएट किया हुआ है आपने तो आज का। मेरा ख्याल है कि मैंने 9 और 10 और 11 तीनों की असाइनमेंट्स की डेडलाइन क्रिएट की हुई है। मैम लैब 9 का है वो एक दफा ही ऐड वर्क होता है। यस मैम, हाँ सिर्फ 9 तक हुआ हुआ अभी। चले, मैं 10 और 11 का कर देती हूँ। अब चूंकि 9 का ऑलरेडी नहीं हुआ हुआ तो 10 11 फिर यही है कि हम सैटरडे संडे और मंडे ये तीनों डेडलाइंस होंगी। ठीक है, 10 ठीक 11 है एंड मैम। 12।
और संडे से हम इंशाल्लाह संडे को हो सकता है आपके लैब नंबर 10 और 11 दोनों के क्विजेज हो जाए और मंडे को फिर लैब 12 का हो जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी मैं शेड्यूल कर दूंगी आपके पास, आप लोगों ने टीम पे चेक करते रहना है, आपके पास टाइम शेड्यूल वहाँ पे मेंशन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मैम। मैम वो व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर दीजिएगा ना ग्रुप हाँ में जी मैं ईडीसी कर लैब। दूंगी, लेकिन आप लोग मेंटली जो है वो संडे और मंडे के लिए प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है, संडे इवनिंग और मंडे इवनिंग। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि जैसे उसको क्रिएट करती हूँ आप लोगों के साथ उसका शेड्यूल शेयर कर दूंगी। ठीक है, मैम आज आखिरी लैब ठीक है की मैम। लैब्स खत्म। लैब 12 है। अब देखें नेक्स्ट जो है वो टाइम शेड्यूल को देखते हुए या तो आप लोगों के वाइवाज शेड्यूल होंगे तो या फिर फर्दर अगर कोई लैब करनी है तो ये डिपेंड करता है, टाइम टेबल को देखते हैं। होप सो आप लोगों के वाइवाज ही क्यों होंगे, क्योंकि ऑनलाइन वाइवा लेना जो है वो वी नीड प्लेंटी ऑफ टाइम टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम ईच स्टूडेंट। तो मे बी कि हमें 2-3 लैब्स का जो है ना वो 12 लैब्स का मिनिमम हमारे पास थ्रेशोल्ड था, वो हमने कवर कर लिया है। अब लेट जो है वो आगे देखेंगे कि वाइवा में हमने इसको कवर कैसे करना है। मैम मैम फिजिकल आप एक लैब भी कितने नहीं होगी? फिलहाल तो शेड्यूल में नहीं है, क्योंकि अब हमने इसका लैब का जो कोर्स है वो कवर तो कर लिया ऑनलाइन। तो अब जैसे ही आप लोगों की दोबारा से ज्वाइनिंग होगी फिजिकली, तो उसमें ये है कि उसमें आपके अगले सेमेस्टर का लोड स्टार्ट हो जाएगा। उसमें करंट सेमेस्टर के साथ साथ प्रीवियस के लोड को टाइम टेबल में मैनेज करना भी पॉसिबल नहीं होता। स्टूडेंट्स के शेड्यूल में डेफिनेटली स्टूडेंट के शेड्यूल में भी नहीं हो सकता और टीचर्स के शेड्यूल में भी नहीं हो सकता। आप एक सेमेस्टर के ऑलरेडी 5 सब्जेक्ट हैं उनको कवर कर रहे हैं, तो उस टाइम शेड्यूल में हम प्रीवियस लैब्स को कैसे अकोमोडेट करें, इसी परेशानी को जो है ना वो ख़त्म करने के लिए हमने कोशिश ये की थी कि जिन लैब्स को हम ऑनलाइन कंडक्ट कर सकते हैं हम उनको ऑनलाइन करें। इसलिए अभी आपकी मशीन्स की लैब है, इसका मतलब ये कि आपके अगले सेमेस्टर के साथ साथ मशीन की लैब्स भी चलेंगी। अभी आप लोगों के सिर्फ मिड एग्जाम हुए हैं, फाइनल तो इंशाल्लाह फिजिकल ही होंगे, और उसके साथ साथ नेक्स्ट सेमेस्टर का आपके पास लोड आ जाएगा। मैम लेकिन इस सेमेस्टर में तो बहुत ही गिचमिच हुई है क्योंकि 4 लैब्स हमारी चली हैं पिछले सेमेस्टर की। असल में ये वाला लोड आप लोगों को टीचर्स को इसीलिए बेयर अप करना पड़ा है ताकि नेक्स्ट सेमेस्टर में जो है ना वो आप लोगों के लिए मजीद परेशानी से बचा जा सके। आप लोगों की डिग्रीज भी तो लेट नहीं करनी ना अभी, क्योंकि करंट जो सिचुएशन है उसके बारे में नो वन नोज के व्हेन इट इज गोइंग टू एंड। यस तो मैम। अगर 5-6 सब्जेक्ट्स हैं वो पेंडिंग में रखे जाएं, इसका मतलब है यू नीड 1 मोर सेमेस्टर टू कंप्लीट योर डिग्री। स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोगों की डिग्री डिले हो जाएगी। स्टिल ऐसी अनकॉन्शियस सी स्टेट है कि अभी कुछ कह भी नहीं सकते कि व्हाट कम्स नेक्स्ट। इसलिए जो एट द मोमेंट मैम वैसे इन कब हैंड जो है वो तो कर सकते हैं ना हम लोग। जी क्या क्वेश्चन कर रहे थे आप? मैम वैसे कब से पेपर्स एक्सपेक्टेड है? यूनिवर्सिटी ओपन होने के फौरन बाद या थोड़ा टाइम मिलेगा हमें? फाइनल एग्जाम की बात करें? यस मैम। लेट्स सी, अगर आप लोगों के बिल्कुल ओपन होने के बिल्कुल साथ ही अगर स्टार्ट हो जाते हैं पैरेलली, तो वो आप लोगों को डेफिनेटली इसका कुछ दिन पहले ही शेयर हो जाएगी डेट शीट। अदरवाइज जैसे ही कि आपके ओपनिंग होगी इंस्टीट्यूट उसके बाद ही कुछ सूरत हाल के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि अभी एक दफ़ा मेरा ख्याल है दोबारा से डिसीजन रिव्यू होगा अभी, क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस तो ओपन हो गए हुए हैं। उसके ऊपर जो रिव्यू आएगा मेरा ख्याल है लास्ट वीक ऑफ जनवरी में दोबारा से मीटिंग होगी, उसके बाद ही डिसाइड होगा। एनी क्वेश्चन? ओके जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर वाइवा एंड क्विजेस। मैम 11 की लास्ट डेट आप 12 के साथ ही रख लें अगर तो। लैब 12 के साथ? अच्छा चले लैब 12 के साथ कर देते हैं। मैम आज तो हम लैब 9 सबमिट कराएंगे ना, और 10 11 12 की आपने कहा है कि आप मंडे तक कर देंगी। अच्छा चले मैं तीनों की मंडे डेड कर देती हूँ फिर। मैडम ट्यूसडे तक कर दें अगर एक नहीं दिन और आप मत। इसका ये मतलब थोड़ी है ना कि मैंने मंडे मान लिया तो ओके सबके ट्यूसडे हो जाएगा। अभी आपके पास 3 दिन है, ईच डे पर लैब जो है ना वो मोर देन इनफ है।
मैम हम करते हैं तो वैसी आउटपुट आती नहीं है, जैसे आपकी आती है ना ये वैसी हमारी आती नहीं है, फिर इतनी देर लग जाती है, मतलब 3-3 घंटे एक ही सर्किट में बैठे रहते हैं। इसीलिए लग जाती है ना कि वो आपको जो है ना वो पिघला के सोना बना के और फिर कुंदन बनाना है ना, तो अभी आप उस स्टेज पे है ना, वो ये लाजमी बात है। ये हिट एंड ट्रायल तो चलेगा नहीं, नहीं आपको मैम, समझ में आता मैम पता है ऐसा सीन है ना कि हमने जो शुरू की लैब की थी ना फर्स्ट 4 वो तो बहुत अच्छी गई थी, लेकिन उसके बाद जो हमने की थी ना वो हमें कुछ समझ नहीं आया था, हमने बस कर दी थी। तो अब इस वजह से ना हमें थोड़ा सा मुश्किल होता है। डेफिनेटली आपके पास 4 लैब्स जो हैं वो डेफिनेटली हमारे साहब ने कराई थी। अगर उसमें आपकी सॉफ्टवेयर की बेस बन गई हुई है ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि नेक्स्ट लैब्स में कोई इशू होना चाहिए, क्योंकि एनालिसिस आप वही है, डीसी स्वीप है, ट्रांजिएंट है, एसी स्वीप है, ये एनालिसिस वही है। आपको पता चल गया कि आपने फ्रीक्वेंसी के हिसाब से करना है तो आपने बॉडी प्लॉट लेना है, आप फ्रीक्वेंसी स्वीप करेंगे। इनपुट और आउटपुट की कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है आपने, वोल्टेजेस को स्वीप करना है तो आपके पास डीसी स्वीप की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी। मेन मैम जो वो आपको सब तो पैनल ठीक था, लेकिन जैसे फंक्शन जनरेटर वगैरह ये हमने यूज तो कर लिया था बीच वाली लैब्स में, लेकिन हमें उसका पता नहीं था, हमने खुद से ही वीडियोस देखी उसकी और खुद से ही सब कुछ वर्किंग की, हमें बताया नहीं गया था। ये तो आपने अब आके बताया ना, तो हमने खुद से किया था पहले, वो इसीलिए कंफ्यूजन भी थी आपसे पूछने। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं होना चाहिए। आजकल यही तो फ़ायदा है कि आपको आपके पास जो है ना वर्चुअल एजुकेशन के बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं। अब लेट्स सपोज अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है तो डेफिनेटली आपके पास यूट्यूब में बहुत सारा मटेरियल आपको मिल जाता है, आपकी हेल्प के लिए भी काफ़ी होता है। उसके बाद अगर आपको ना चीज़ समझ में आए तो आप यू कैन आस्क योर टीचर्स एज वेल, नो इशू। यस मैम। ओके जी, मीटिंग को अब जो है ना कंक्लूड करते मैम हैं। वेटेज तो बता दें किस चीज़ की कितनी होगी। इसकी वेटेज की बात करें मैम ओवरऑल यानी कि असाइनमेंट्स कितनी वेटेज की हैं, क्विज़ेस की कितना वेट है, और मिड का और वो सॉरी वाइवे का। देखिए ये तो ऑलरेडी आपको पता है, आपका 4th सेमेस्टर चल रहा है। हमारे पास लैब में जो है ना 50% फाइनल होता है और 50% सेशनल होता है, और उस सेशनल में जो है ना वो आपकी लैब रिपोर्ट और लैब परफॉर्मेंस होती है। अभी आपके ये जो 50% फाइनल के होंगे वो 50% फाइनल के ही होंगे, 100 में से 50 मार्क्स फाइनल के हैं। और डेफिनेटली अब आपका वाइवा ही कंडक्ट होगा, और उसमें और वो फिजिकली भी हमेशा वाइवा में ही 50 मार्क्स बनते हैं। उसके साथ आपके डेमोन्स्ट्रेशन भी ली जा सकती है, स्टूडेंट को एक आध एक्सपेरिमेंट दे दें, वो परफॉर्म करके रिजल्ट्स ला के दिखाते हैं आपको। जो आपका सेशनल है 50 मार्क्स का, उसमें आपकी देखिए रिपोर्ट आ रही है, उसमें डिवाइड होगा, प्लस जो आपके हर लैब से रिगार्डिंग 2 क्विजेज हो रहे हैं, उसमें वो आपकी लैब परफॉर्मेंस को अल्टीमेटली मेजर किया जा रहा है कि आप जो खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर कितनी ग्रिप आ गई, वो आपका हार्डवेयर टूल मॉडर्न टूल यूजेज हो गया, और जो आपके पास दूसरा क्विज आ रहा है वो आपके एनालिटिकल एबिलिटीज को हो गया है कि आपको जो डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है लैब में काम करने के लिए, आपने उसको कितना अंडरस्टैंड किया है और उसमें कितनी वेरिएशन हो तो आप उन चीज़ों को लेके कैरी ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्हीं तीनों चीज़ों में जो आपके 50 मार्क्स यहाँ पे डिवाइड होंगे, जिसमें आपके मॉडर्न टूल यूजेज हो गया, कंडक्ट एंड एनालिसिस हो गया, और थर्ड आपकी रिपोर्ट हो गई। ये 50 मार्क्स इनमें डिवाइड होंगे, और जो बाकी 50 मार्क्स हैं वो फाइनल के होंगे। ठीक है, मैम आपके क्विज जो बनाते हैं वो मुश्किल होते हैं बहुत। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मैंने जो भी लास्ट क्विज बनाया उसमें से मोर देन 80% मैंने आपको जो डॉक्यूमेंट्स शेयर किए हुए हैं या जो मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेट किया है, क्योंकि मैं डिमॉन्स्ट्रेशन देते वक्त ही मुझे जो पॉइंट्स ध्यान में आते हैं मैं उनको नोट कर लेती हूँ कि ये क्विज के हवाले से स्टूडेंट को याद रहेंगे या उसको करना चाहिए, वो उसी उसी में से आपका क्विज था। दूसरा सॉफ्टवेयर वाला अगर आपने खुद से कोई काम किया होगा तो वो भी उसी से रिलेटेड था। थोड़ा सा आपको टाइम तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि सॉफ्टवेयर का और हार्डवेयर का काम जो है ये टाइम दिए बगैर तो नहीं हो सकता ना। अब अगर आप कहें कि आप मीटिंग में बहुत सारे लोग ऑनलाइन बोल देते हैं और उसके बाद जब आपने कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन ली नहीं तो वो चीज़ क्लियर नहीं। चलें जी, any question up till now? Otherwise, I'm going to end the meeting and let me download your attendance sheet. मैम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी थी आपने? जी जी, रिकॉर्डिंग मैंने स्टॉप कर दी थी क्योंकि ये बहुत लेंथी हो जाती है, आप लोगों के लिए डाउनलोड करना मुश्किल हो जाता है। ओके जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम।